गणितपुर चैनल में आपका स्वागत। बीएससी स्तर की मैथमेटिक्स में रेक्टिफिकेशन का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। रेक्टिफिकेशन में हम आपको आज बेसिक्स बताएंगे, इसके बाद फिर थियरी को आगे बढ़ाएंगे। किसी कर्व के आर्क का लेंथ निकालना। टू फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व, इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस the process of finding, the process of calculating, the process of finding arc length of arc is termed as rectification। ये मैंने लिख दिया। To rectify a curve means to find the whole length of the curve, means to find the perimeter of the curve. To rectify a curve means to find the whole length, to find the whole length, that is perimeter, परिमाप of the curve। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। कोई कर्व है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, दीज आर टू ऑर्डिनेट्स। इनके बीच में पड़ने वाले आर्क का लेंथ निकालना। इस आर्क का क्या करेंगे हम? एलिमेंट कंसीडर करेंगे, यानी एलिमेंटरी आर्क। ये एलिमेंटरी आर्क है इतना, इसकी लेंथ डेल्टा एस से डिनोट कर दिया हमने, और इसी को अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दो इसी को इस लिमिट से इस लिमिट तक। तो फार्मूला हो गया, जो जनरल फार्मूला है, आर्क लेंथ को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस। इसी डेल्टा एस को ना इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन जब डेल्टा एस क्वांटिटी को साइन ऑफ इंटीग्रल के अंतर्गत लिखेंगे हम, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? डी एस। ये लेबनीज की व्यवस्था है। कैलकुलस जो पढ़ रहे हैं हम, ये लेबनीज की कैलकुलस है। बाहर लिखेंगे डेल्टा एस, भीतर लिखेंगे डी एस। यही मेन फार्मूला है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्जन देखें। इस फार्मूले को कार्टेशियन कर्व दिया है तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, पैरामीट्रिक कर्व दिया है तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, पोलर कर्व के लिए कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स। एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस अपॉन डी एक्स डी एक्स। ये देखिए, डी एस को हमने लिख दिया डी एस अपॉन डी एक्स डी एक्स। एस इक्वल टू इंटीग्रल, तो जो फिगर मैंने बनाया था ये उसके हिसाब से है। जैसे किनारे डी एक्स है ना इंडिकेटर, यानी लिमिट किसकी चाहिए? एक्स की। एक्स की लिमिट वाला फिगर अभी हमने बनाया था। डी एस अपॉन डी वाई डी वाई, ऐसा। तो इसके लिए देखो फिगर छोटा सा हम बना दे रहा है। लिमिट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इसी के बीच का ये आर्क लेंथ नापना है। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स एस। इसके लिए क्या फिगर बनेगा? ऐसे एक लिमिट ये, एक लिमिट ये, y इक्वल टू डी, वाई इक्वल टू सी। लिमिट यहां पे हम नहीं लिख रहे हैं, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं।
क्वेश्चन करते समय लिख देंगे। ये लेंथ आपको निकालनी है, इसमें हम एलिमेंट लेंगे डेल्टा एस लेंथ वाली, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट, एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस बाई डी टी, ये पैरामीट्रिक के लिए हो गया। एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस बाई डी थीटा, जब थीटा की लिमिट दी हुई हो। पोल एक रेडियस वेक्टर ये है थीटा इक्वल टू अल्फा, बाउंड्री एक बाउंडिंग लाइन ये है थीटा इक्वल टू बीटा, इनके बीच में पड़ने वाला ये जो आर्क है इसी का लेंथ निकालना है, तो पहले वही डेल्टा एस इसमें ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आर्क लेंथ की बात हो रही है, ध्यान रखिए। इसी में और s इक्वल टू इंटीग्रल डी एस अपॉन डी आर, जब r की लिमिट मालूम हो तब ये फार्मूला लगेगा, थीटा की लिमिट मालूम हो तो ये लगेगा। ये तो पैरामीट्रिक है, इसमें t की लिमिट ही होगी, y की लिमिट हो तो ये वाला, x की लिमिट हो तो ये वाला। अब ये जो क्वांटिटीज हैं इस समय इंटीग्रेंड के रूप में, इनके लिए फार्मूले हैं। हियर डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर, वाई डेस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, डी एस बाई डी वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई वाई डेस स्क्वायर, y dash is dy by dx, ds by dt equals to under root x dot square plus y dot square, x dot is dx upon dt, t is parameter and y dot is dy by dt। इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए देखिए ds upon d theta equal to under root r square plus r1 square, where r1 is notation stands for dr upon d theta, and last ds upon dr equal to under root 1 plus r square by r1 square। ये सारे फार्मूले आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में मिल जाएंगे, वहीं इनका डेरिवेशन लिखा हुआ है। किस हेडिंग में लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ आर्क, एस माने आर्क लेंथ, तो उसी का तो डेरिवेटिव है। आर्क लेंथ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो ये फार्मूले निकल रहे हैं। इसके बाद बात आती है सिमेट्री एंड रेक्टिफिकेशन। क्वाड्रेचर में सिमेट्री का बड़ा योगदान है सम्स करते समय। पहले हम सिमेट्री देखते हैं। जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेचर में आप पढ़े हो वही इसमें भी आप पढ़ोगे। सिमेट्री एंड रेक्टिफिकेशन, सिमेट्री एंड रेक्टिफिकेशन। अब ये हम आपको व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो उपयोग होगा इसका। When the curve is symmetrical about x-axis, arc length is equal to 2 into आर्क लेंथ हम शॉर्ट में लिखना है, लेंथ ऑफ आर्क लिखे चाहे आर्क लेंथ लिखे, दोनों का मतलब है कि आर्क लेंथ एबव एक्स एक्सिस, जैसे एरिया में आप पढ़ते हो व्हेन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देन द एरिया enclosed by the curve is equal to twice of area above x axis। वही चीज यहां भी है। जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब कर्व का जो शेप एंड साइज एक्स एक्सिस के ऊपर है वही शेप एंड साइज नीचे है, यानी कि जो
आर्क लेंथ, जितना आर्क लेंथ ऊपर पड़ेगा एक्स एक्सिस के उतना ही आर्क लेंथ नीचे पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मन करे नीचे वाला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की लिमिट निकालने के लिए हम y = 0 पुट कर देते हैं कर्व के इक्वेशन में, तो एक्स की लिमिट प्रायः निकल आती है। कहीं कहीं पंगा फंसता है तो वहां पे फिगर मस्ट होता है, बिना फिगर के फिर निपटारा नहीं होगा। नेक्स्ट, when the curve is symmetrical about y axis, यानी y एक्सिस के दाहिने जो शेप एंड साइज होगा वही शेप एंड साइज बाएं होगा। तो y एक्सिस के दाहिने जो भी आर्क लेंथ है उसको आप मेजर कर लो, ट्वाइस कर दो, या इधर वाला मेजर कर लो, ट्वाइस कर दो, जिधर लिमिट आपको अच्छी मिले। s = 2 इंटू आर्क लेंथ राइट टू y एक्सिस, राइट टू y एक्सिस, ये रहा। अब यदि कर्व x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप एंड साइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही शेप एंड साइज सेकंड में है, वही शेप एंड साइज थर्ड क्वाड्रेंट में, वही शेप एंड साइज फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी जितना आर्क का हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। इसलिए किसी एक क्वाड्रेंट में हम आर्क लेंथ निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रायः फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आर्क लेंथ नाप के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह डिपेंड करता है कि लिमिट हमें ठीक से मिल रही है कि नहीं। जैसे एरिया निकालते समय ट्रैक्ट्रिक्स का एरिया जब हम निकाल रहे थे, ट्रैक्ट्रिक्स और उसके एसिम्पटोट्स के बीच का एरिया, उसका एसिम्पटोट एक्स एक्सिस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की जो लिमिट है वो 0 से π/2 थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट π/2 टू पाई थी, तो 0 से π/2 लिमिट हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस लिमिट पे वेलिस फार्मूला लग जाता है, इसलिए। तो वैसे यहाँ पे आप तय करेंगे, देख करके प्रॉब्लम देख करके तय करेंगे। नंबर 3, when the curve is symmetrical about both the axes, तब आर्क लेंथ, टोटल आर्क लेंथ 4 इंटू आर्क लेंथ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्क लेंथ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कॉन्सेप्ट है सिमेट्री एंड रेक्टिफिकेशन का। इसी चैप्टर में हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन भी पढ़ना है, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं इंट्रिंसिक इक्वेशन का। थोड़ी बहुत बातचीत कर ले रहा हूं, बकिया जब निकालना होगा तब फिर वर्किंग मेथड बताएंगे कि कार्टेशियन से इंट्रिंसिक कैसे निकालते हैं, पोलर इक्वेशन से इंट्रिंसिक कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक्स से इंट्रिंसिक कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में आप पीडल इक्वेशन पढ़े हो। अभी तक आप जानते हो कार्टेशियन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द टाइप y = f(x), ये कार्टेशियन इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ द फॉर्म r = f(θ), ये पोलर इक्वेशन है। x = f(t), y = g(t), ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ये हमेशा 2 होंगे, 2 डायमेंशनल में ये 2 होते हैं, 3 डायमेंशन में पैरामीट्रिक इक्वेशंस की संख्या 3 हो जाती है। अब शुरू होता है पीडल इक्वेशन, p = f(r), यही है पीडल इक्वेशन, पदिक समीकरण, पदिक पीडल इक्वेशन। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में ये हम लोग पढ़ते हैं। और एक इक्वेशन है s =
एफ ऑफ साई, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, नैज समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन। एक इक्वेशन और होता है P इक्वल टू एफ ऑफ साई, पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही लीस्ट पॉपुलर है। पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन, पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन। 2 डायमेंशंस में सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स करके मैंने एक PDF नोट्स लगाया हुआ है टेलीग्राम ऐप पे। तो टेलीग्राम ऐप पे आप, मैं लिख दे रहा हूँ BSc1 मैथ्स YBS, लिंक है t.me/B1YBS, ये लिंक है टेलीग्राम ऐप पे। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशंस या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें इसकी चर्चाएं की गई हैं थोड़ा डिटेल में। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म S equal to f of psi is termed as an intrinsic equation, and मत लिखो, termed as intrinsic equation, intrinsic equation। ऐसा S क्या चीज़ है, psi क्या चीज़ है, इसे देखिए। जनरल पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया हमने, PR थीटा, इनिशियल लाइन, पोल से इस पॉइंट को मिला दिया, रेडियस वेक्टर R हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। पोल से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींच दिए, फूटा परपेंडिकुलर n है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल p लिखते हैं। टेंजेंट OX के साथ जो एंगल बनाता है उसको साई लिखते हैं, ठीक। अब कर्व पर यहां पे कोई पॉइंट ले लो, चाहे यहां पे कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट एक फिक्स्ड कर लो, है ना, मान लो यहीं पे ले लेना कैपिटल A से P तक जो आर्क आप नापोगे, आर्क AP, यही हो गया जनरल आर्क, इसी को हम लिखेंगे स्मॉल s। स्मॉल s क्या चीज है, जनरल आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ जनरल आर्क। जनरल आर्क माने कर्व पर जनरल पॉइंट ले लो, आर्क लेंथ मेजर करने के लिए कर्व पे कोई पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, वहीं से तो मेजरमेंट करोगे। तो मान लिया हमने यहां पे फिक्स कर लिया पॉइंट, अब यहां से यहां तक आर्क की लंबाई नाप लीजिए, वही हो गया s। साई क्या चीज है, जनरल पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, इस टेंजेंट ने OX इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो साई है। इसी S और साई के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। इस P और R के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं पीडल इक्वेशन। इसी समय वो भी बता दिया हमने आपको। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो देखो, आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है ना, बाहर का कोण अंदर के सामने के 2 अंतःकोणों के योग इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। साई इक्वल टू थीटा प्लस पाई, साई इक्वल टू थीटा प्लस पाई, ये आप जाने रहिए। और टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में आपने एक फार्मूला फाई निकालने के लिए पढ़ा हुआ है, tan फाई इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी आर, या यूं कह लें कॉट फाई इक्वल टू, इसको उलट दीजिए, 1/r dr बाई डी थीटा, ये इससे फाई निकल आएगा। फाई मिल जाने से फिर साई निकल आएगा। साई निकालना कैसे है, पोलर से ऐसे निकाला जाता है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ये है, ये मैंने आपको सब बेसिक्स समझा दिया। जब इंट्रिंसिक इक्वेशन के हम एग्जाम्पल्स उठाएंगे तब आपको हम बताएंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन से इंट्रिंसिक कैसे प्राप्त करोगे, पोलर इक्वेशन से इंट्रिंसिक कैसे प्राप्त करोगे,
पैरामेट्रिक इक्वेशंस से इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे प्राप्त करोगे? अभी तो मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन में लिख दूँ और आप कोशिश करें उन्हें याद रखने की। स्टैंडर्ड कर्व के सारे रिजल्ट, स्टैंडर्ड कर्व के सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड भाई, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। वो आप कैसे याद करोगे? आप जानो, सबका अपना अपना तरीका याद करने का। एक कौतूहल भरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सभी कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने में इंटीग्रेशन आता है और सारे इंटीग्रल इवेल्युएट नहीं हो पाते हैं। तो उत्तर ये हो गया कि सारे कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं निकलेंगे। कुछ कर्व्स के आसानी से निकल जाते हैं, जिनके आसानी से निकल जाते हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ स्टैंडर्ड कर्व्स, कुछ जो बड़े पॉपुलर हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। वो लिस्ट बाद में दूंगा, पहले एक चीज़ चलिए पढ़ लें पहले। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में डायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। ये सर्किल खींचा हमने, सेंटर, ये टेंजेंट है, अरे रेडियस, यहां पर टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट खींचिए, ये टेंजेंट इसके साथ साई एंगल बना रहा है। इस टेंजेंट को पीछे और बढ़ा दें, ठीक से बन नहीं पाया था, अब ठीक है, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट हम लिख दें, फिक्स्ड पॉइंट ए, ये जनरल पॉइंट है पी। आपको मालूम है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। साई एंगल को जरा ध्यान से देख लीजिए आप। साई एंगल किसके बीच में है? साई एंगल हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट के बीच में है। तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। और इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा? साई ही होगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दो लाइंस के बीच का एंगल यदि साई है तो इन दोनों पर हम परपेंडिकुलर खड़ा करें तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? साई होगा। उसको आप यूं समझ लो कि इस पूरे सिस्टम को 90 डिग्री घुमा दिए तो एंगल प्रिजर्व रहेगा ना। हॉरिजॉन्टल, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टल और रेडियस के बीच का एंगल कितना है? साई। रेडियस नहीं हो, टेंजेंट, सॉरी, टेंजेंट। तो अब इस पर परपेंडिकुलर खड़ा करोगे तो कौन होगा? वर्टिकल। और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर खड़ा करोगे तो कौन होगा? रेडियस। ये इसके भी बीच का एंगल कितना होगा? साई। तो रेडियस और वर्टिकल के बीच का एंगल है साई। आर्क एपी, फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट का आर्क, इसी को तो हम बराबर कह रहे हैं ना आपसे, एस। और इसका रेडियस यदि मान लो ए है तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि ये आर्क बराबर होगा रेडियस इंटू ये एंगल। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए साई। ये वेयर ए इज द रेडियस, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। कोई भी सर्किल हो, कोई भी सर्किल, सर्किल का इंट्रिंसिक इक्वेशन एस इक्वल टू ए साई, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन लिख देना चाहेंगे, यूं ही बस कि आपकी नज़र में वो रहे, बराबर आपके मेमोरी चैम्बर में वो बैठ जाए। बकिया तो वो सब निकालना कैसे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये इंट्रिंसिक इक्वेशंस, intrinsic equations of some
स्टैंडर्ड कर्व्स, हाँ सम लिख दिया हमने, सम स्टैंडर्ड कर्व्स। कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स मान लीजिए मैं भूल जा रहा हूँ, जो हमको याद आ रहा है आपको बता दे रहा है। नंबर 1, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज s इक्वल टू a इंटू कोसेक साई कॉट साई प्लस लॉग ऑफ कोसेक साई प्लस कॉट साई। नंबर 2, intrinsic equation of the parabola x square equal to 4ay is s equal to a into sec psi tan psi plus log of sec psi plus tan psi। नंबर 3, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x by a इज s इक्वल टू a tan psi, s इक्वल टू a tan psi। फोर्थ, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये कर्व होता है कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो ये कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म वेट जिसको कॉमन कैटेनरी कहते हैं, स्ट्रेंथ STRENGTH, y इक्वल टू a log sec x by a log sec x by a is s equal to a log of sec psi plus tan psi। तो ये हो गया कार्टेशियन का। फिफ्थ, पोलर में देख लो इसको, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज s इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई बाई 6। ये हम उन्हीं का लिख रहे हैं जो स्टैंडर्ड कर्व भी हैं और जिनका बहुत सुडोल जैसा है, इंट्रिंसिक इक्वेशन भी होता है, उबड़ खाबड़ वाला नहीं लिख रहे हैं हम। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लोइड में हम जो बहुत ही पॉपुलर साइक्लोइड है उसी को ले रहे हैं इक्वेशन को। साइक्लोइड x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी इज s इक्वल टू 4a साइन साई। BSc सेकेंड ईयर में डायनेमिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल है। साइक्लोइडल मोशन एक चैप्टर है, यानी मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द साइक्लोइड, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। रेक्टिफिकेशन की शुरुआत है, पहला वीडियो मैंने आपको बेसिक समझा दिया और अब हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे पेरीमीटर निकालना, कर्व्स को रेक्टिफाई करना। पहले हम कर्व्स को रेक्टिफाई करना देखेंगे और बाद में फिर इंट्रिंसिक इक्वेशन हम देखेंगे, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।